हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो लाता रहता हूं, तो आप चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के सेशन में हम वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य कौन कौन सा होता है, यानी कि कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य। इसके अलावा हम पढ़ेंगे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। इनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा जो है वाच्य किसे कहते हैं। अगर वाच्य की परिभाषा आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले देखिए, इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है, इसका अर्थ होता है बोलने का विषय। इसकी परिभाषा होती है, जो वाच्य है, वाच्य की मैं परिभाषा आपको बता रहा हूँ। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया में है क्या चीज़, मतलब मुख्य जो उसमें विषय है वो क्या है, यानी कि कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। एक बार फिर से सुनेंगे। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया का मुख्य विषय है क्या, कर्ता है, कर्म है या भाव है, उसे हम वाच्य कहते हैं। हिंदी में वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, यानी वाच्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। सबसे पहले हम बात करेंगे कर्तृवाच्य की। इसकी ट्रिक है, इसमें कर्ता के बाद आपको ने कारक मिलेगा, ठीक है, या तो शून्य कारक दिखाई देगा। शून्य कारक का अर्थ ये है कि जैसे कर्ता ने कर्म को कर्ण से द्वारा, ये है तो वहाँ पे ये नहीं मिलेगा, तो वहाँ पे हम शून्य कारक कहेंगे। इसकी परिभाषा है, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। इसका उदाहरण आप देख लीजिए, जैसे बच्चे ने रोटी खाई। यहाँ पे कर्ता क्या है? कर्ता बच्चा है, उसके अनुसार हम यहाँ पे क्या करते हैं? क्रिया का प्रयोग करते हैं। खाना क्या है? क्रिया। ऐसा नहीं कि बच्चे रोटी खाती है, ऐसे तो नहीं कर सकते, तो वहाँ पे गलत हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं? कर्ता के अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसलिए ये कर्तृवाच्य हो गया आपका। अगला एग्जाम्पल है, राम किताब पढ़ता है। अब राम को किताब पढ़ती है तो नहीं कर सकते, क्योंकि गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे भी क्रिया क्या हो रही है? कर्ता के अनुसार यहाँ पे प्रयोग किया जा रहा है, तो इसलिए इसको कर्तवाच्य का उदाहरण हम मानते हैं। मोहन घर जा रहा है। अब मोहन घर जा रही है, ये भी कर सकते हैं। मोहन घर जा रहे हैं, ये भी कर सकते हैं। तो वहाँ पे क्या होगा? दोनों गलत भी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कर्तवाच्य कहता है कि जहाँ पे क्रिया जो है कर्ता के अनुसार प्रयोग होती है, वहाँ पे हम कर्तवाच्य होते हैं, ठीक है। वहाँ पे कर्तवाच्य कहता है कि जहाँ पे जो क्रिया है ना वो कर्ता के अनुसार प्रयोग हो रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? कर्तवाच्य कहेंगे। अब बात करते हैं हम कर्मवाच्य की। इसकी ट्रिक है, कर्ता के बाद क्या आएगा? यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, थोड़ा आसानी रहेगा आपको। तो यहाँ पे जो कर्मवाच्य है, कर्मवाच्य की एक ट्रिक है। यहाँ पे कर्ता के बाद क्या मिलता है? या तो के द्वारा मिलेगा, या तो कर्ता यहाँ पे निर्जीव पाया जाता है। जैसे पेड़ पौधे हो गए, ठीक है, किसान हो गया, पतंग हो गए, ये सब चीज़ें जो वस्तुएं होती हैं निर्जीव वस्तुएं, तो उनका नाम यहाँ पे हम लेते हैं कर्मवाच्य में। इसकी परिभाषा देखिए, जिस वाक्य की क्रिया उसके कर्म के अनुसार प्रयोग होती है, यानी जिस वाक्य की क्रिया जो है उसके कर्म के अनुसार प्रयोग होती है, उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब जैसा एग्जाम्पल, किसान के द्वारा खेत जोता जा रहा है, यानी खेत किसके द्वारा जोता जा रहा है? किसान के द्वारा जोता जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जो खेत है किसान के द्वारा जोता जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? हमारा कर्मवाच्य होगा। अब पतंग उड़ रही है, कौन उड़ रहा है? पतंग। पतंग यहाँ पे कौन है? कर्म है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? कर्म के अनुसार हम क्रिया का प्रयोग कर रहे हैं, उड़ रही है। अगला एग्जाम्पल हमारा है कि मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, ठीक है। इसमें किसके द्वारा लिखा जाता है? देखिए ये किसके के द्वारा आपको आया, यहाँ पे आप देख लीजिएगा, यहाँ पे
के द्वारा आ गया, यहाँ पे भी के द्वारा आपको मिला था। तो हमने आपको बताया था इसकी ट्रिक क्या है, ऐसे ही हम देखते पहचान जाएंगे। अक्सर क्या होता है, या तो कर्ता निर्जीव होता है। निर्जीव का मतलब देखिए किसान, यहाँ पे जो है कि अगर सजीव है तो इसके साथ में क्या होता है, के द्वारा हमको मिलता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे के द्वारा मिला। अगर निर्जीव होगा तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे, वहाँ पे मार्क कर लेंगे, क्योंकि देखिए निर्जीव की बात कर दिया तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, निर्जीव अगर मान लिए मिल गया हमको पतंग, ठीक है। अब यहाँ पे पेड़ मिल गया, क्या है, पेड़, ठीक है। तो अगर ये मिल गया तो वहाँ पे हम क्या कर देंगे, तुरंत हम कर देंगे वहाँ पे, ठीक है। तो या तो कर्ता निर्जीव होना चाहिए या तो के द्वारा इसमें मिलेगा कर्ता के बाद। तो इस तरह की क्रिया जो होती है वो कर्म के अनुसार यहाँ पे प्रयोग होती है, इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। अब बात करते हैं हम भाववाच्य की। तीसरी जो क्रिया है वो क्या है, यहाँ पे भाववाच्य के अनुसार जो क्रिया प्रयोग होगी तीसरे नंबर पे, उसको हम भाववाच्य बोलेंगे। तो यहाँ पे इसका जो आपका ट्रिक है वो कर्ता के बाद या तो से मिलेगा या तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि देखिए आपको कभी कभी देता है बदलने के लिए, देता है एक वाच्य से दूसरे वाच्य में बदलने के लिए देता है, उसके बारे में भी हम बताएंगे आपको। तो अभी हम बात करते हैं भाववाच्य की। तो भाववाच्य में क्या मिलता है, कर्ता के बाद आपको से या नहीं मिलेगा, ठीक है, इतना आप याद रखिए। बाकी आप इसकी परिभाषा देख लीजिए, ये परिभाषा मैंने खुद बताई है और बनाई हुई है, और मैंने इसको कहीं से भी कॉपी वॉपी नहीं किया है, मैं किसी बुक का सहारा नहीं लिया हूँ, खुद से मैं बनाया हूँ जो मैं आपको दे रहा हूँ। तो जिस वाक्य की क्रिया कर्ता और कर्म के बदले भाव के अनुसार होती है उसे हम भाववाच्य कहते हैं। जैसे मोहन से लिखा नहीं जाता, यहाँ पे क्या हो रहा है, भाव के अनुसार हो रहा है। भाव का मतलब यह है कि देखिए यहाँ पे या तो नहीं मिलेगा, हमने पहले ही बताया, या तो से का मतलब देखिए मुझसे, मतलब ये मुझसे सहा नहीं जाता या मुझसे नहीं हो सकता। इस तरीके का जब नहीं आए या से आए कहीं पे लगा हुआ तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, तुरंत हम मार्क कर लेंगे अपना कि वो हमारा क्या है, भाववाच्य है। कैसा वाच्य, वहाँ पे कैसा वाच्य मिलेगा, भाववाच्य मिलेगा। फिर से आप देखिए इसका जो परिभाषा है उसको देखिए फिर से, जिस वाक्य की क्रिया कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर के भाव के अनुसार हो। अभी हमने क्या बताया आपको, अभी कर्मवाच्य बताया, कर्तवाच्य बताया, कर्तवाच्य में जो है कर्ता के अनुसार थी, कर्मवाच्य में कर्म के अनुसार थी। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि जो क्रिया है वो न तो कर्म के अनुसार होगी न तो कर्ता के अनुसार होगी, फिर वो किसके अनुसार होगी, जब ये प्रश्न आएगा तो वहाँ पे आप करेंगे भाव के अनुसार होगी, ठीक है। तो जब भाव के अनुसार होगी तो उसे हम भाववाच्य बोलेंगे। उदाहरण देख लीजिए, मोहन से लिखा नहीं जाता, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं मिल गया आपको, मैंने आपको बताया था ट्रिक में कि आपको या तो से मिल जाए या तो नहीं मिल जाए, वहाँ पे हम भाववाच्य कर देंगे। अब उससे पढ़ा नहीं जाता, या तो नहीं मिल गया तो से मिल गया यहाँ पे, तब भी हम कर लेंगे कि ये भाववाच्य का उदाहरण है। अब बात करते हैं अगले उदाहरण की। अब मुझसे सहा नहीं जाता, लोग कहते हैं, आप भी कहते होंगे कभी कभी कि अब मुझसे सहा नहीं जा रहा है, तो वहाँ पे क्या हुआ, नहीं मिला आपको, तो वहाँ भी आपका क्या हो जाएगा, भाववाच्य हो जाएगा। अब बात करते हैं कि अगर कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलना हो तो हम कैसे बदलेंगे। देखिए कर्मवाच्य को या तो कर्मवाच्य को देखिए भाववाच्य में आप कर्तवाच्य में बदल सकते हैं, कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में, ऐसे भी परीक्षा में दिया जाता है, ठीक है ना। तो जब ऐसे आए तो जैसे यहाँ पे देख लीजिए आप, उदाहरण से आप समझिए, ज़्यादा समझ में आएगा कि राम घर जाता है। अब मैंने कर्मवाच्य में एक चीज़ आपको बताया था, यहाँ पे क्या आएगा, के द्वारा आएगा, मतलब घर किसके द्वारा जाया जा रहा है, तो राम के द्वारा जा रहा है। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इस देखिए कर्तवाच्य में है क्या चीज़, राम घर जाता है, तो यहाँ पे के द्वारा हमने कर दिया, किसके द्वारा जाया जा रहा है, तो राम के द्वारा घर जाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है कि मोहन पत्र लिखता है, ये किसका उदाहरण है, कर्तवाच्य का उदाहरण, कि मोहन पत्र लिखता है। तो अब इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में, तो मोहन के द्वारा पत्र लिखा जाता है, के द्वारा यहाँ पे ऐसे बनाएंगे हम प्रश्न को। अब अगला उदाहरण है आपको, वह आम खाता है, यानी कि उससे आम खाया जा रहा है, किससे, उससे खाया जा रहा है, वह का उससे हो जाएगा, है ना, यह का इससे हो जाएगा, इस तरीके से हम करेंगे। अब पुलिस ने चोर को पकड़ा, अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से,
पुलिस ने चोर को पकड़ा। तो हमने आपको बताया था यहाँ पे या तो ने मिलेगा तभी कर्मवाच्य होगा, कर्तृवाच्य होगा। आपको मैं दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि आपको अच्छी जो है यहाँ पे समझ आए। ठीक है, कर्तृवाच्य होगा, यहाँ पे देख लीजिए आप, मैंने आपको बताया था यहाँ पे या तो ने मिले या तो शून्य कारक मिले। हालांकि यहाँ पे देखिए ने है, लेकिन यहाँ पे क्या है, शून्य कारक है, कारक नहीं है, कोई भी कारक नहीं है। तो यहाँ पे क्या था, कर्तृवाच्य था आपका। तो अब बात करते हैं हम यहाँ पे, जो हमारा चौथा उदाहरण था, हमने इसकी बात की थी। तो पुलिस ने चोर को पकड़ा। अब इसको हम बदलेंगे कर्मवाच्य में, तो कैसे बदलेंगे, पुलिस के द्वारा चोर पकड़ा गया। ठीक है, उसके अनुसार क्रिया का भी प्रयोग होता है, ये भी आपको हमने बताया। बाकी आप यहाँ पे विजिट करके आप आज की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। PDF जो है कुछ ही देर में आपको मिल जाएगी, वहाँ पे अपलोड कर दी जाएगी। अब बात करते हैं क्रिया की। अगर इतनी चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो फटाफट से आप शेयर कर दीजिए। अब बात करते हैं क्रिया की। क्रिया की परिभाषा देखिए, किसी कार्य के करने या होने का बोध कराने वाले शब्द को क्रिया कहते हैं। ठीक है, किसी कार्य का होना पाया जाए या करना हो तो वहाँ पे हम क्रिया कहते हैं। ठीक है, वहाँ पे क्या होती है, क्रिया होती है, क्रिया के द्वारा कार्य जो है किया जाता है या करवाया जाता है। अब बात करते हैं हिंदी में क्रिया के रूप में, जो हिंदी में क्रिया है वो किन किन रूपों में जो है चेंज होती है, बदलती है। तो देखिए, लिंग, वचन और पुरुष, इन तीनों के अनुसार जो है क्रिया का बदलाव होता है, हमेशा बदलती रहती है इसके अनुसार। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की। अगला पॉइंट है, क्रिया के मूल रूप को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। ठीक है, अब जैसे उदाहरण देख लीजिएगा इसका, पढ़ना, इसमें हमने ना लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो गया, पढ़ना, जैसे पढ़ना, ना लगाया यहाँ पे। अब इसमें ना जोड़ देंगे, देखिए ये क्या है, पढ़, क्या मूल है, मूल क्रिया हमारी है, और इसमें ना हमने जोड़ दिया तो ये क्या हो गया, बदल गई, पढ़ना, लिखना। इस तरीके से हम क्या करेंगे, लिंग और वचन के अनुसार, पुरुष के अनुसार, इसके अनुसार हम यहाँ पे बदलाव करेंगे। बाकी आगे आप उदाहरण देखेंगे, समझ में आएगा आपको। अब बात करते हैं कि क्रिया में जो धातु होता है, देखिए धातु में ना जोड़ने से जो प्राप्त होता है वो क्या होता है, क्रिया बन जाती है। ठीक है, मतलब ये क्रिया का हमने आपको बताया था, यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा ज़्यादा चीज़ें समझ में आती है, इसलिए वही चीज़ें मैं यहाँ पे लिखा हूँ, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब बात करते हैं क्रिया के भेद की। ठीक है, तो क्रिया का जो भेद होता है, कर्म के आधार पर अगर बात करें हम तो 2 प्रकार की होती हैं। जैसे कि सकर्मक क्रिया, आपने नाम सुना होगा, बार बार परीक्षा में पूछा भी जाता है, और अकर्मक क्रिया। ठीक है, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं, सकर्मक यानी कर्म के साथ, कर्म का मतलब होता है कर्म है। अकर्मक अब जब आएगा तो वहाँ पे हम आपको बताएंगे। देखिए, अकर्मक, इसमें क्या है, अकर्मक में आपको अकर्म यानी कर्म नहीं होगा, साथ में कर्म नहीं होगा। तो सकर्मक की भी हम चर्चा कर रहे हैं, तो सकर्मक का परिभाषा देख लीजिए, जिस क्रिया के कार्य का फल कर्ता को छोड़कर कर्म पर पड़ता है उसे हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। राम पुस्तक पढ़ता है, यहाँ पे राम क्या है, संज्ञा है, कर्म इसका पुस्तक है, और क्रिया क्या है, पढ़ना। ठीक है, पढ़ता है। अभी आके हम बात करेंगे सहायक क्रिया के बारे में भी बात करेंगे, है क्या है, इसके साथ में लगा हुआ है। हम बात कर रहे थे सकर्मक क्रिया की। सकर्मक क्रिया का उदाहरण है, राम पुस्तक पढ़ता है, इसको देख लीजिएगा उदाहरण। और सुरेश जो यहाँ पे रोटी खाती है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा, खाता है यहाँ पे रहेगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है लिखावट में मिस्टेक है, इसको आप इग्नोर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो यही चीज़ें मैं बता रहा हूँ कि जो क्रिया होती है वाच्य में हमने बताया था किसके अनुसार प्रयोग होता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा सा जो है आप कुछ भी नाम कर लीजिएगा, सीता कर लीजिएगा, सीता रोटी खाती है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, उसके अनुसार प्रयोग हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। अब बात करते हैं अकर्मक क्रिया की। जिस क्रिया के कार्य का फल क्या होता है, कर्ता में ही छुपा होता है। यानी कि जब हमने सकर्मक की बात की थी तो वहाँ पे कर्म आपको मिला था, लेकिन यहाँ पे अकर्मक में क्या है, कर्म साथ नहीं है,
तो इसलिए कर्ता की जो क्रिया होती है वो क्या होता है, उसका फल वो कर्ता में ही छुपा रहता है, कर्ता में ही रहता है, इसलिए इसको हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। इसका उदाहरण है वह पढ़ता है। यहाँ पे क्या है, कर्ता में ही छुपा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कर्ता में ही छुपा हुआ है, तो यहाँ पे कर्म है ही नहीं, तो जो कर्म आपका है यहाँ पे कर्ता में छुपा हुआ है, ठीक है, वो आपको आप कर्ता समझे या कर्म समझे, जो समझना चाहते हैं समझे। इसी प्रकार बच्चा सोता है, ठीक है, क्रिया है, सोना तो है क्रिया साथ में, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, मैंने आपको बताया कि यहाँ पे कर्म नहीं है, यानी कर्म अगर मानते भी हैं तो या तो इसको कर्म मानेंगे या तो फिर इसको कर्ता मानेंगे, तो कर्ता में ही कर्म आपका छुपा हुआ है, इसलिए अकर्मक क्रिया हो गई। अब पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो आकाश में आप देखिए यहाँ पे जो है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, तो यहाँ पे जब आप क्रिया से प्रश्न पूछेंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं, यहाँ पे जो कर्म है वो पक्षी के अंदर है, छुपा हुआ है, इसलिए हम इसको अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब बात करते हैं क्रिया के अन्य भेद की। क्रिया के अन्य भेद। संयुक्त क्रिया, जहाँ दो या दो से अधिक क्रिया के योग से एक पूर्ण क्रिया बनती है उसे हम संयुक्त क्रिया कहते हैं। जैसे आप उदाहरण देखिए, राम खाना खा चुका। अब खाना क्या है, यहाँ पे खा और चुका, दो क्रिया आपको मिल रही है, इसलिए यहाँ पे संयुक्त क्रिया होगी। अब अगली बात करते हैं अगली क्रिया की। अगली क्रिया है प्रेरणार्थक क्रिया, यानी कि जब आपको कहीं से प्रेरणा मिले, नाम से ही पता चल जा रहा है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेरित किया जा रहा है, ठीक है, प्रेरित किया जा रहा है या किसी के द्वारा करवाया जा रहा है, मतलब काम करता स्वयं नहीं करता है, किसी से करवा रहा है, ठीक है, या करवाने का क्या करता है, उसको प्रेरित करता है कि आप काम करो, या तो करवाता है, उससे हम क्या कहते हैं, प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। मोटिवेशनल जो वर्ब होती है उसको बोलते हैं। तो अब यहाँ पे इसकी परिभाषा, जब कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी दूसरे से कार्य करवाता है या प्रेरित करता है तो वहाँ पे प्रेरणार्थक क्रिया होती है। उदाहरण, शिक्षक ने मोहन से किताब पढ़वाया। यहाँ पर शिक्षक क्या कर रहा है, स्वयं नहीं कर रहा है काम, किताब किससे पढ़वा रहा है, तो मोहन से पढ़वा रहा है, यानी मोहन से पढ़वा रहा है। तो यहाँ पे जैसे शिक्षक ने क्या हुआ, बालकों से या बच्चों से किताबें पढ़वाई, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, वो स्वयं ना करके वहाँ पे क्या कर रहा है, प्रेरित कर रहा है या प्रेरणा दे रहा है वहाँ पे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, आपका प्रेरणार्थक क्रिया हो जा रही है। अब अगला उदाहरण इसका, राधा ने किरण से खाना बनवाया या पकवाया, जो भी है मंगवाया, अब कुछ भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देख रहे हैं इसमें क्या हो रही है कि क्रिया यहाँ पे करवाई जा रही है, ठीक है, किसी और के द्वारा करवाई जा रही है। अब राधा ने किरण से करवाया, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, किरण को प्रेरित कर रही है, तो प्रेरणार्थक क्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं पूर्वकालिक क्रिया की, ठीक है। पूर्वकालिक क्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा है, जब कोई एक काम समाप्त करके कोई दूसरा काम किया जाए या हो, वहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया होती है। जैसे कोई बच्चा है, वो पहले खाना खाया फिर गया पढ़ने, या पढ़ रहा था आया खाना खाया, ठीक है, इस तरीके से। तो मतलब एक ही वाक्य में कई वाक्य आपको ऐसे बना करके जोड़ करके मिलते हो, तो वहाँ पे क्या होती है, पूर्वकालिक क्रिया होती है। और भी उदाहरण देखिए इसके, सीता खाना खाकर स्कूल गई। अब यहाँ पे सीता खाना खाकर स्कूल गई, यानी पहले खाना खाई फिर स्कूल गई, तो यहाँ पे जो है आपकी क्रिया क्या हो जा रही है, एक क्रिया के पहले ही दूसरी क्रिया हो रही है, ठीक है, तो यहाँ पे पूर्वकालिक क्रिया। अब हरी नहाकर खाना खाया, या हरी स्कूल से आया फिर खाना खाया, तो वहाँ पे भी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अब बात करते हैं नाम धातु क्रिया की। नाम धातु क्रिया वे क्रियाएं जो संज्ञा या विशेषण से बनती हैं। जैसे संज्ञा, संज्ञा में क्या होगा, यहाँ पे या तो संज्ञा से बने या तो विशेषण से बने, तो यहाँ पे संज्ञा ये दोनों है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे बात से बतियाना हुआ, अपना से क्या हुआ, अपनाना हुआ, दुख से दुखाना हुआ, दुह से दुहाना हुआ, इस तरीके की जो क्रिया होती है वो नाम धातु क्रिया के अंतर्गत आती है। अब बात करते हैं द्विकर्मक क्रिया की। ये क्रिया के अन्य भेद जो हैं उसके बारे में हम बता रहे हैं आपको। द्विकर्मक क्रिया, इसको कैसे पहचानेंगे, जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहेंगे। यहाँ पे आप
शब्द से ही पहचान सकते हैं। द्विकर्मक क्रिया मतलब दो कर्म मिलेंगे आपको निश्चित रूप से। जैसे अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया। कर्म यहाँ पे दो है, एक छात्र स्वयं कर्म है और एक अंग्रेजी, यहाँ पे दो कर्म हो जा रहे हैं। तो क्या है, छात्र जो है बच्चों से क्या कर रहा है, पढ़वा रहा है। तो कोई किताब पढ़वा रही है, तो अब वो किताब क्या हो गई, कर्म हो गई आपकी। अब बच्चे भी कर्म हो गए, अध्यापक क्या हुआ, कर्ता हो गया आपका। तो द्विकर्मक क्रिया क्या थी परिभाषा, आप एक बार फिर से देखेंगे। जिस क्रिया के दो कर्म हो उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के रूप में आपने देखा यहाँ पे कि अध्यापक ने छात्रों को अंग्रेजी पढ़ाया या पढ़वाया, इस तरीके से। तो यहाँ पे आएगा आपको छात्र जो होंगे और अंग्रेजी जो सब्जेक्ट है आपका, ये भी क्या है, कर्म के अंतर्गत आता है। अब जैसे रमेश क्या होगा, रमेश ट्रेन से मुंबई गया। अब रमेश यहाँ पे देखिए ट्रेन से, ट्रेन क्या हो जाएगा आपकी, ट्रेन यहाँ पे कर्म हो जाएगा, और मुंबई गया मतलब ये भी मुंबई क्या हो जाएगा आपका, कर्म हो जाएगा। अब बात करते हैं सहायक क्रिया, यह सबसे आखिरी होगी क्रिया के अन्य भेद में। सहायक क्रिया, जो क्रिया मुख्य क्रिया के साथ आए उसे हम सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे मैं घर जाता हूँ, अब जाना यहाँ पे क्या है, जाना यहाँ पे क्रिया है, और साथ में हूँ, तो यहाँ पे हूँ क्या है, सहायक क्रिया है। ठीक है, वो क्या है, सहायक क्रिया है, इसलिए हम यहाँ पे कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पे विजिट करके अपनी PDF वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा की। संज्ञा किसे कहते हैं, आप रटे रटाए परिभाषाएं याद करते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं व्यक्तिगत रूप से जो अपनी परिभाषा है वो बताऊंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए अपनी भाषा में। तो जिन विकारी शब्दों से किसी व्यक्ति, स्थान, प्राणी, काम, गुण, भाव आदि का बोध हो उसे हम संज्ञा कहते हैं। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं, ये भी बात होती है। तो अब यहाँ बात करते हैं हम संज्ञा के भेद। मुख्य रूप से देखा जाए तो संज्ञा के कितने हैं, 5 भेद हैं। पहली है जातिवाचक संज्ञा, फिर आएगी आपको व्यक्तिवाचक, भाववाचक, फिर आगे मिलेगी समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। इसके बाद आपका आ जाएगा सर्वनाम। तो हम बात करते हैं सबसे पहले जातिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से एक ही प्रकार की अनेक वस्तुओं का बोध हो, जैसे पहाड़, नदी आदि, उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब बात करते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की। जिस संज्ञा से किसी एक ही वस्तु, व्यक्ति या स्थान का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम हमने कह दिया तो अब राम के बारे में ही बताया जा रहा है, किसी एक व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। अब जैसे हमने यहाँ पे कह दिया कि गाय, गाय क्या है, एक ही है, तो एक गाय के बारे में हम बता रहे हैं यहाँ पे, इसलिए क्या है, निश्चित रूप से वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, अब बात करते हैं मोहन की। जैसे राम वैसे मोहन, तो सेम हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब महात्मा गांधी हमने कह दिया तो आप किसी एक विशेष व्यक्ति की ही बात कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। आम, आम कह दिए तो आप अमरूद नहीं देखोगे, आप कोई अन्य फल नहीं देखोगे, आप आम की ही बात करोगे, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा की। भाववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा शब्द से वस्तु के गुण, दशा या व्यापार का बोध हो या ज्ञान हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अर्थ में गुण के अर्थ में होगा, दशा के अर्थ में होगा, भाव के अर्थ में होगा, अवस्था के अर्थ में होगा। ये सारी चीज़ों के हमने उदाहरण दिए हुए हैं, इस तरह के आप समझ सकते हैं। जैसे गुण, गुण के अर्थ में हमने बात की कि जिस संज्ञा से वस्तु के गुण, भाव, दशा, व्यापार आदि का बोध हो उसे हम क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे किसी व्यक्ति का गुण है कि वो बहुत सुंदर है, ठीक है, सुंदरता हो गया, बुद्धिमान है, बुद्धिमता हो गया, तो इस तरीके से आपका क्या है, भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब बात करते हैं दशा के अर्थ में अगर लें तो उन्नति हो गया, अवनति हो गया। अब कोई व्यक्ति अत्यधिक क्या कर रहा है, उन्नति कर रहा है, तो वहाँ पे भी आपको भाववाचक ही संज्ञा मिलेगी। अवनति कर रहा है तब भी मिलेगी। इसके बाद कोई व्यक्ति गरीब है तो वहाँ पे क्या, उसके भाव का बोध हो रहा है, ठीक है, अमीर है, भाव का बोध हो रहा है उसका, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं दशा का मतलब बोध हो रहा था, अब बात करते हैं भाव का।
भाव में जैसे कि मित्रता का भाव है, शत्रुता का है, इस तरीके से आपके उदाहरण है। अब बात करते हैं अवस्था की, जैसे बुढ़ापा हो गया, बचपन हो गया, जवानी हो गई, तो ये सब चीज़ें क्या हैं आपका आ गया अवस्था के अर्थ में। अब बात करते हैं समूहवाचक संज्ञा की। समूहवाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से एक ही जाति के किसी विशेष समूह का बोध हो। जैसे हमने कह दिया कि 1 दर्जन मतलब केला हो गया, तो अब वहाँ पे क्या होगा, केला क्या है, किसी एक विशेष रूप से हम बात कर रहे हैं, ठीक है, विशेष जाति की बात कर रहे हैं। तो जैसे कच्छा हो गया, दल हो गया, समूह हो गया, सेना हो गया, विद्यार्थी हो गया, गट्ठर, गुच्छा, ढेर आदि, ये सब चीज़ें क्या हैं आपके समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब अगली है आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा। यहाँ पे द्रव्यवाचक संज्ञा की हम बात कर रहे थे, जिस संज्ञा से नाप तोल वाली वस्तुओं की जैसे बोध होता है, जैसे क्या दूध हो गया, घी हो गया, तेल हो गया, पानी हो गया, ये सब चीज़ें। जैसे अब लोहा हो गया, सोना चांदी, पित्तल हो गया, तांबा हो गया, ये सब चीज़ें क्या हैं आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती हैं, जिसका हम नाप तोल कर सकते हैं ना। तो ऐसी चीज़ों को आप यहाँ पे कर सकते हैं, बाकी सारी चीज़ें आप यहाँ पे विजिट करके प्राप्त कर सकते हैं। अब बात करते हैं सर्वनाम की। ठीक है, सर्वनाम की हम बात करते हैं, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे सर्वनाम में जैसे इसका प्रयोग करते क्यों, जैसे राम घर जाता है, ठीक है, राम घर जाता है, तो यहाँ पे हम राम के जगह पे वह भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे मतलब एक ही वाक्य को पूरा करना होता है, मतलब कई बार एक ही वाक्य, जैसे गांधी जी ने अनेक आंदोलन किए, फिर अब गांधी जी का जन्म बार बार तो हम नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा इरिटेशन भी होता है वहाँ पे, तो ऐसी जगह पे हम क्या करेंगे, गांधी जी की जगह वह का प्रयोग कर देंगे। वह मतलब उनका जन्म मतलब उनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को 1869 को हुआ था, ऐसे हम कर देंगे। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, उनका, उनकी, वह, इस सब चीज़ों का जब हम प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, ये सब क्या है, सर्वनाम ही तो है। तो ये क्या हो रहा है, संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए परिभाषा ध्यान से एक बार और देखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोककर उन वाक्यों के जो वाक्य होते हैं उनका सौंदर्यपूर्ण बनाता है। ठीक है, उसको वाक्य को और सुंदर बनाता है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे उदाहरण के तौर पे हमने लिया है कि राधा पढ़ने में अच्छी है, वह प्रतिदिन स्कूल समय से जाती है, वह प्रत्येक विषय में अच्छे अंक लाती है। तो यहाँ पे आपने देखा एक पैराग्राफ आपको मिला, यहाँ पे राधा क्या है, पढ़ने में अच्छी है, इसके बाद फिर राधा के नाम के लिए हमने वह का प्रयोग किया हुआ है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। फिर से हमने वह का प्रयोग किया हुआ है, तो वह क्या है, सर्वनाम है। इस तरीके से सर्वनाम का प्रयोग वाक्यों की सुंदरता या सौंदर्य को बढ़ाने के लिए भी किया जाता है। अब बात करते हैं सर्वनाम के भेद। ठीक है, सर्वनाम के भेद, सर्वनाम के 2 भेद होते हैं वैसे देखा जाए तो। ठीक है, 2 प्रकार से इसके भेद होते हैं। एक होता है रूप या उत्पत्ति के आधार पर, जिसमें होता है आपका मूल सर्वनाम यानी कि मौलिक सर्वनाम और यौगिक सर्वनाम आता है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका प्रयोग या व्याकरण के आधार पर सर्वनाम। अगर आपसे परीक्षा में पूछा जाए, अगर विशेष रूप से अगर डायरेक्शन न दे कि उत्पत्ति के आधार पे पूछ रहा है या व्याकरण के आधार पे या प्रयोग के आधार पे पूछ रहा है, तो आपको वहाँ पे आपको 6 ही करना है, ये वाला मार्क करना है। जो ये सर्वनाम होते हैं, जो पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, इनको ही हम मार्क करेंगे, यानी कि ये 6 होते हैं, तो इनको हम लेंगे। और जहाँ पे अगर विशेष अगर कैटेगरी में दे दिया कि उत्पत्ति के आधार पर सर्वनाम जो है कितने भेद होते हैं सर्वनाम के, तब आप यहाँ पे 2 करेंगे। और अगर कुछ भी कैटेगरी नहीं देता है तो वहाँ पे आप 6 करेंगे, या कैटेगरी पूछ लेता है कि व्याकरण के आधार पर सर्वनाम के कितने भेद होते हैं, तब भी हम 6 करेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे इतनी चीज़ें। अब बात करते हैं कि मूल या मौलिक सर्वनाम क्या होता है। सबसे पहले हम, क्योंकि इसमें 2 ही हैं तो इन दोनों की चर्चा करने के बाद आगे चलेंगे। तो मूल या मौलिक सर्वनाम, सर्वनाम का जिस रूप में जन्म होता है या जन्म हुआ है, जो मतलब जिसकी उन्नति हुई है, तो उसे हम क्या कहेंगे, उत्पत्ति हुई है, उसे हम मौलिक सर्वनाम कहेंगे। और इनकी कुल संख्या की बात करें तो मूल जो सर्वनाम होते हैं वो 11 हैं। वही 11 कौन कौन से हैं, मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, क्या, कौन, कुछ, कोई, ये होते हैं आपके मूल सर्वनाम या मौलिक सर्वनाम।
अब बात करते हैं इनकी संख्या 11 होती है, 11 ही आपसे पूछे जाते हैं। बाकी आप पूछेंगे मेरा, तेरा, तुम्हारा, ये सब क्या चीज़ें हैं, तो इसी से बने हुए हैं, ठीक है। उत्पत्ति कहीं न कहीं उनसे हुई है, तो वो आ जाएंगे आपके यौगिक सर्वनाम में, ठीक है। तो यौगिक सर्वनाम की परिभाषा आप देखिएगा, जो मूल सर्वनाम पर लिंग वचन कारक काल आदि का प्रभाव पड़ता है, तो ऐसे जो यौगिक होते हैं वो मतलब सर्वनाम होते हैं, वो यौगिक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैंने, मैं से ही तो बना है, मैं से ही तो बना है, मूल तो है मैं, तो मैं से बना है, तो मैंने हो गया आपका। उससे, उसको, मुझको, मुझ में, तुझ में, तुम में, ये सब चीज़ें क्या है आपकी यौगिक सर्वनाम में आती हैं। अब बात करते हैं प्रयोग के आधार पर सर्वनाम के जो 6 भेद होते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, वह सर्वनाम जिसके पीछे किसी पुरुष का होना बोध हो, यानी कि मैं के पीछे क्या है, मैं खुद एक पुरुष हूँ, तो इस तरीके से अपने अर्थ में यहाँ पे किया जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मैं, तू, यह, वह, आप, ये सब चीज़ें किसी प्राणी के लिए विशेष रूप से प्रयोग की जाती हैं, तो इसलिए यहाँ पे पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। अब पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार का होता है, एक उत्तम पुरुष होता है, मध्यम पुरुष होता है और अन्य पुरुष होता है। अब उत्तम पुरुष में कौन आता है, जिस सर्वनाम का प्रयोग अपने लिए किया जाए वहाँ पे क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है। जैसे मैं स्वयं के लिए प्रयोग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ तो स्वयं के लिए कर रहा हूँ। यहाँ पे हम जाते हैं, इस तरीके से वाक्य में प्रयोग होता है। नहीं तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकता था कि मैं, हम, ये सब चीज़ें लिख सकता था मैं, तो यहाँ पे समझाने के लिए एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है। तो हम घर जाते हैं, यहाँ पे हम क्या है आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम है, यानी कि मैं और हम, जो स्वयं के लिए प्रयोग किया जाए। अब बात करते हैं मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष मतलब इस सर्वनाम का उपयोग या प्रयोग जिससे हम बात करते हैं उसके लिए करते हैं, मतलब सामने वाले जिसके बारे में हम करते हैं ना उसके लिए हम करते हैं। जैसे तुम, मतलब जिससे कर रहे होते हैं डायरेक्ट। अब जिसके बारे में तो वो आ जाएगा आपका अन्य पुरुष में, लेकिन जिससे हम कर रहे हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो हम या तो आप कहेंगे, ठीक है, आप कैसे हैं, तो यहाँ पे क्या हो गया, आप क्या है, वो मध्यम पुरुष हो गया। या तू या तुम, ठीक है, अपने छोटे के लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ पे क्या, तुम कहाँ जा रहे हो, तो इस तरह के वाक्य में क्या होता है, तुम कहाँ जा रहे हो, आपको अंडरलाइन करके पूछ लेगा तू या तुम में कौन सा सर्वनाम है, तब आपको बताना पड़ेगा कि मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है ये, ठीक है। अब बात करते हैं अन्य पुरुष, जिसके बारे में बात की जाती है उसके लिए प्रयुक्त होता है, इसलिए इसे हम अन्य सर्वनाम कहते हैं, यानी किसी अन्य के बारे में बात की जाती है। जैसे वे कहाँ गए, ना तो हमारे बारे में बात हो रही है ना आपके बारे में हो रही है, तो ये किसके बारे में हो रही है, किसी और के बारे में, तीसरे के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। फिर अगला है यह क्या है, यह ना तो आपके बारे में बात हो रही है ना तो हमारे बारे में बात हो रही है, इसलिए यह क्या है यहाँ पे अन्य पुरुष सर्वनाम हो गया। वह कैसा है, किसी अन्य के बारे में यहाँ भी बात की जा रही है, तो इसलिए वह कैसा है, तो वह यहाँ पे हो जाएगा अन्य पुरुष सर्वनाम। अब बात करते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम की। निश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध होता है उससे हम क्या कहते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे में यहाँ पे उदाहरण देखिएगा, वह बहुत सुंदर है, यहाँ पे वह बहुत सुंदर है, ठीक है, उसकी विशेषता यहाँ पे बताई जा रही है। वह प्रयोग किया गया है, वह का वे होता है, या का ये होता है, इस तरीके से आपके जो प्रयोग मिलते हैं वहाँ पे निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम की बात करते हैं। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिस सर्वनाम शब्द से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो, अनिश्चयवाचक होता है। वहाँ पे क्या था, निश्चित में निश्चय था, निश्चित था निश्चित, तो उसको निश्चित हम बोलते थे निश्चयवाचक। अब यहाँ पे अनिश्चित है तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक बोलेंगे। यानी कि सर्वनाम का जो शब्द है वो निश्चित रूप से किसी वस्तु के लिए पार्टिकुलर यूज़ नहीं किया जा रहा है, निश्चित रूप से बोध नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या, अब कोई आ रहा है, यहाँ पे उदाहरण देखिएगा, कोई आ रहा है, इस अर्थ में क्या है, कोई आ रहा है, ये कंफर्म है कि मतलब कोई तो आ रहा है, लेकिन वो कौन आ रहा है ये पता नहीं है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोई हो गया। अब यहाँ पे कोई कुछ क्या होगा, कुछ लाया था, वह कुछ लाया था, यहाँ पे देखिएगा वह कुछ लाया था। अब कुछ यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, कुछ में कुछ भी हो सकता है, तो इस तरीके से निश्चित नहीं हो रहा है, तो अनिश्चयवाचक आपका हो गया सर्वनाम। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम की। जिस सर्वनाम का प्रयोग जहाँ अपने लिए आप और अपने आप
के अर्थ में प्रयोग किया जाता है वहाँ पे निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे मैं अपने आप चला जाऊँगा, यानी कि आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप चला जाऊँगा, ऐसा आप कहते होंगे। नहीं कहते हैं तो कोई बात नहीं है, आप प्रयोग कर सकते हैं इस वर्ड को। अब बात करते हैं यहाँ पे, यह खाना मैंने अपने आप बनाया है, यानी इस खाने को मैंने क्या किया, स्वयं से बनाया है, स्वयं मंगवाया है, तब भी हो जाएगा। स्वयं की बात की जा रही है, अपने की बात की जा रही है, अपने आप की बात की जा रही है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा, जहाँ पे अपने लिए प्रयोग करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने लिए प्रयोग देखिए करते हैं तो अब यहाँ पे अपने आप, स्वयं, ये सब चीज़ें प्रयोग करते हैं। मैं आप करता तो वहाँ पे बदल जाता। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम की। जहाँ पर प्रश्न पूछा जाए, सिंपल सी बात है, वहाँ पे क्या, तुम कहाँ रहते हो। ठीक है, तुम कहाँ रहते हो, कहाँ क्या हो गया आपका, प्रश्नवाचक में आ गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। क्या तुम घर जाओगे, यहाँ पे प्रश्न पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखो शोर कौन कर रहा है, तभी प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन, तो कहाँ, कौन, क्या, ये सब चीज़ें जो आएंगी इसमें आ जाएंगी प्रश्नवाचक सर्वनाम में। अब बात करते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध बताने के अर्थ में किया जाता है उसे हम संबंधवाचक कहते हैं। जैसे यहाँ पे जो, सो, जिसका, उसका, जो, वो, ऐसे करके प्रयोग होता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे थोड़ा समझिएगा, जिसकी लाठी उसकी भैंस हमने कह दिया, यहाँ पे जिसकी उसकी, यहाँ पे प्रयोग हुआ ना, तो हमने क्या बताया, जिस सर्वनाम शब्द का प्रयोग संबंध बताने के अर्थ में होता है। संबंध किसका है, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, संबंध किससे बता रहा है कि जिसकी लाठी है उससे ही तो संबंध बता रहा है, उसी की भैंस है। अब यहाँ पे अगला उदाहरण है इसका कि जो कहा जाए वही करो। जैसे आपसे किसी ने घर में कह दिया कि तुमसे जितना कहा जाए तुम उतना ही करो, तो जितना उतना क्या हो गया, ये हो गया आपका संबंधवाचक संबंध, मतलब जितना का संबंध क्या है, आप ही से है। जैसे जो कहा जाए वही करो, अब जो यहाँ पे वो करो, जो कहा जाए वो करो, या जो कहा जाए वही करो, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वही और जो, यहाँ पे संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कहीं ना कहीं इससे संबंध बता रहा है। अब बात करते हैं विशेषण की। ठीक है, विशेषण की यहाँ पे बात करते हैं। वे शब्द जो संज्ञा तथा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष कहते हैं। उदाहरण के लिए मैं आपको बताता हूँ, जैसे मोहन बहुत तेज दौड़ता है, यहाँ पे मोहन की विशेषता है कि वह तेज दौड़ता है। यहाँ पे क्या हो गया, तेज दौड़ता है, मोहन तेज दौड़ता है, तेज इसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई। अब यहाँ पे हम बात करते हैं विशेष्य की। हमने कहा कि जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य होगा, तो विशेष्य यहाँ पे कौन होगा, मोहन होगा, क्योंकि देखिए मोहन की विशेषता बताई जा रही है। यहाँ पे जैसे घोड़ा बहुत काला है, घोड़ा सफ़ेद है, इस तरीके से बताया जाए तो विशेषता किसकी बताई जा रही है, घोड़े की, तो घोड़ा विशेष्य हो जाएगा। अब विशेषता बताई जा रही काला, काला यहाँ पे क्या होगा, उसकी विशेषता है कि वह काला है, तो काला यहाँ पे हो जाएगा आपका विशेषण। तो इस प्रकार से इसको मैंने एक छोटे से चार्ट में बना दिया है, आप यहाँ से कवर कर सकते हैं। अब बात करते हैं प्रविशेषण की। ये क्या होता है, इसको सिर्फ जानना है, ठीक है, बहुत आसान है ये। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देंगे। अब जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं। अब जैसे हमने क्या कह दिया, यहाँ पे उदाहरण में आप देखेंगे, मोहन बहुत तेज दौड़ता है, ठीक है, मोहन बहुत तेज दौड़ता है। अब बहुत यहाँ पे लगा हुआ है, जैसे कोई घोड़ा है बहुत काला है, कोई व्यक्ति है बहुत गोरा है, तो अब क्या करेंगे, बहुत, बहुत क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका, या अत्यधिक या बहुत, इस तरीके से वर्ड मिलते हैं तो वह प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, ये विशेषण की विशेषता बताते हैं, यह विशेषण की ही विशेषता बताते हैं। यहाँ पे विशेषण क्या था, तेज, तेज, ठीक है, तो ये उसी की विशेषता बताते हैं। अब बात करते हैं विशेषण के भेद की। तो विशेषण के 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होता है, अब हम चर्चा करते हैं गुणवाचक विशेषण की। तो यहाँ पे इसकी परिभाषा है, जिन शब्दों द्वारा किसी संज्ञा के गुण, दोष, आकार, रंग, दशा, भाव आदि का बोध हो उसे हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए, हाथी बहुत बड़ा है, ठीक, हाथी बहुत बड़ा है। अब हाथी की विशेषता बताई जा रही है कि हाथी क्या है, बहुत बड़ा है, तो ये क्या हो जाएगा आपका गुणवाचक हो जाएगा, उसके गुण के बारे में बताया जा रहा है। ठीक है,
आकार के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसका आकार कैसा है, बहुत बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हमने बताया था यहाँ पे आकार के बारे में। दोष के बारे में, कोई बुरा है, अच्छा है, भला है, ये उसके दोष हो गए। अब बात करते हैं यहाँ पे कि राजू बहुत कमज़ोर है, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी दशा के बारे में बताई जा रही है। तो इस तरीके से आप और भी उदाहरण बना सकते हैं। जितना अधिक उदाहरण प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आपका परीक्षा में अच्छे अंक लाने के चांसेस बन सकते हैं। अब बात करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की। अब जिन विशेषण शब्दों द्वारा संज्ञा की जो मात्रा होती है वो नापतोल या परिमाण का बोध हो, तो वहाँ पे हम क्या कहते हैं, परिमाणवाचक। नाम से ही पता चल जा रहा है कि मतलब आपको नापतोल की चीज़ें करनी पड़ेंगी या उनमें परिमाण होना चाहिए। तो जो नापी जा सकती हैं या तौली जा सकती हैं उनको हम लेंगे परिमाणवाचक विशेषण में। जैसे दूध हो गया आपका, ठीक है, लिक्विड में हो गया कोई चीज़, या अनाज हो गया 4 किलो अनाज, तो जो 4 किलो यूज़ हुआ है तो वो वहाँ पे हो जाएगा परिमाण में विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं परिमाणवाचक जो विशेषण होता है उसके भी भेद होते हैं। तो 2 इसके भेद हैं, तो उन दोनों भेदों के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण मतलब जिसका परिमाण क्या होगा, निश्चित होगा, तो उसको हम निश्चित जो है उसको बोलेंगे हम, ठीक है। जहाँ पे निश्चित संख्या का बोध होगा तो वहाँ पे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण होगा, ठीक है। तो जैसे 3 किलो दाल, अब दाल के बारे में बताया जा रहा है कि ये 3 किलो, तो 3 किलो ही बताया जा रहा है, तो यहाँ पे निश्चित संख्या हो गई। अब यहाँ पे जो है 5 लीटर दूध बोला जा रहा है, तो दूध कितना है, 5 लीटर है, तो संख्या क्या है, निश्चित है कहीं ना कहीं, ठीक है। अब अनिश्चित वाचक जो परिमाण होता है, जैसे अनिश्चित वाचक अगर परिमाण की हम बात करें विशेषण की, तो जिन विशेषण शब्दों द्वारा निश्चित संख्या का बोध ही नहीं होता है। जैसे फ्रिज में बहुत फल रखा है, आपसे बताया जा रहा है कि फ्रिज में बहुत सारा फल रखा है, या कमरे में बहुत सारी किताबें रखी हैं, तो आपसे निश्चित संख्या नहीं बताया जा रहा है कि वो संख्या कितनी है, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर का जो संख्यावाचक विशेषण है उसकी चर्चा हम करेंगे। तो जिन विशेषण शब्दों में संख्या क्या हो, संज्ञा और सर्वनाम की निश्चित संख्या हो, तो वहाँ पे जो ऐसी संख्या का बोध हो तो हम क्या करेंगे, संख्यावाचक विशेषण मिलेंगे। जैसे राधा कक्षा 5 में है, या आप कक्षा 10 में हो या 12वीं में हो, तो इस तरीके से आप क्या हो जाए, वहाँ पे निश्चित की जा रही है कहीं न कहीं आपकी कक्षा, तो वो संख्या क्या है, यहाँ पे निश्चित हो जा रही है, ठीक है। तो इस तरीके से इसके और भी उदाहरण बना सकते हैं। जैसे सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह की बात की जा रही है और यहाँ पे 7 दिन होते हैं, तो यहाँ पे कहीं न कहीं निश्चित हो रहा है, ठीक, निश्चित हो रहा है, तो इसलिए क्या हो जाए, संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। एक निश्चित संख्यावाचक विशेषण संख्यावाचक विशेषण के जो हमने प्रकार बताए थे, 3 प्रकार होते हैं उसके बारे में, ठीक है। जैसे निश्चित संख्या विशेषण, ठीक है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण जिनकी संख्या निश्चित हो। जैसे कक्षा में कुल 40 छात्र हैं, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, संख्याएं निश्चित की जा रही हैं, तो निश्चित वाचक। अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण की बात करेंगे, जिन विशेषण शब्दों से अनिश्चित संख्या का बोध हो। जैसे मुझे कुछ रुपए दे दो, मैंने आपसे कहा कि मुझे कुछ रुपए आप दे दो, या आपने किसी दोस्त से कहा कि मुझे कुछ रुपए दे दो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। जैसे हम थोड़ा ही खाना खाएंगे, आप कहते हैं ना कभी कभी कि हम खाना क्या करेंगे, आज बहुत कम खाएंगे या थोड़ा खाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संख्या कम तो आपने बता दिया लेकिन निश्चित नहीं बताया कि आपने कितना खाएंगे, ठीक है, कि मतलब 1 रोटी खाएंगे, 2 रोटी खाएंगे, कितना खाएंगे, आपने ये निश्चित नहीं किया, इसलिए यहाँ पे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण होगा। अब बात करते हैं विभाग बोधक विशेषण की, ठीक है, इसकी बात करते हैं। जिन विशेषण शब्दों से विभाग या प्रत्येक का बोध हो, जैसे सभी लोग 5-5 कुर्सी लाओ, हमने क्या कहा कि आप सभी लोग कक्षा में, जैसे अध्यापक बोलते हैं बच्चों को कि आप सभी लोग क्या करो, 5-5 कुर्सी ले आओ, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विभाग बोधक विशेषण हो जाएगा। 5-5 हो गया, प्रत्येक की हमने यहाँ पे बात की थी, तो प्रत्येक आ गया कि प्रत्येक व्यक्ति को आना है। जैसे आप गए अपने घर पे कोई शादी है, उसका इनविटेशन किसी को आप देने गए रिश्तेदारी में, आपने क्या कहा,
आप सभी को आना है, यानी सभी की बात की जा रही है, प्रत्येक की बात की जा रही है कि मतलब आप सभी व्यक्ति आएंगे हमारे घर पे इस तरीके से, या आप सभी को आना है, आमंत्रित आपने किया। तो वहाँ पे जब प्रत्येक का हमने प्रयोग कर दिया तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका विभाग बोधक विशेषण हो जाएगा। अब बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण की, ठीक है, जो सबसे आखिरी है विशेषण में, इसकी बात करते हैं सर्वनामिक विशेषण की। जो सर्वनाम शब्द की संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करता है, ठीक है, जो सर्वनाम शब्द की संज्ञा के लिए विशेषण का कार्य करते हैं, या दूसरी परिभाषा है जब किसी सर्वनाम का प्रयोग संज्ञा की विशेषता बतलाने के लिए किया जाता है या बताने के लिए किया जाता है तो वहाँ पे सर्वनामिक विशेषण होता है। संज्ञा की विशेषता जो है सर्वनाम के माध्यम से बताई जा रही है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, यहाँ पे वह घर मेरा है, हमने कह दिया कि वह घर मेरा है, मतलब जो घर सामने दिखाई दे रहा है, मैंने इशारा करते हुए कहा वह घर मेरा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगी, यानी कि घर की विशेषता जो है यहाँ पे बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे वह घर मेरा है, चूँकि मेरा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। अब इस बच्चे ने नकल की है, हमने क्या किया, इशारा करते हुए हमने कहा कि इस बच्चे ने नकल की है या आपने नकल की है, हमने ऐसा कहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सर्वनामिक विशेषण हो जाएगा। क्योंकि देखिए संज्ञा की विशेषता हम सर्वनाम के माध्यम से कहीं ना कहीं बता रहे हैं, ठीक है, सर्वनाम क्या हो गया, इस हो गया, वह हो गया, यहाँ पे हमने कहा वह छत बहुत बड़ा है, तो हमने उस छत के बारे में बताया कि वह छत बड़ा तो है लेकिन बहुत बड़ा है, लेकिन वह छत की बात की जा रही है, छत की बात नहीं की जा रही है। छत होता तो यहाँ पे आपका विशेषण होता है, तो यहाँ पे जो है सर्वनामिक भी अगर विशेषण की बात करें तो हमने कहा कि वह इस तरीके से जब मिले वाक्य में तो वहाँ पे क्या होगा, आपका सर्वनामिक विशेषण होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें आपको आज समझ में आई होंगी, नहीं आती हैं तो एक बार फिर से वीडियो को थोड़ा सा फास्ट कर लीजिएगा और रिवीजन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, वीडियो थोड़ा लंबा है लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो ध्यान से देखिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।